Welcome to part 5 of the rapid revision series for ancient history. In this video, we are going to deal with the political history from Magadhan to the Mauryan. महाजनपद के बाद हम लोग आते हैं मगधन एम्पायर में। तो देखो, चार इम्पॉर्टेंट महाजनपद कौन से थे जो काफ़ी पावरफुल हो गए थे ड्यू टू द रिसोर्सेज दे हैड, टिम्बर, रिवर्स, ट्रेड रूट्स, ठीक है। इन सब कारण की वजह से एग्रीकल्चर, है ना, इन सब कारण की वजह से ये पावरफुल हो गए। तो कौन कौन से महाजनपद हमारे पास है? मगध, कोसल, वत्स, अवंती। अब जो कहानी बनेगी ना आगे की, यही चार महाजनपद के इर्द गिर्द घूमेंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें पढ़ना है 8th सेंचुरी BC में चलते हैं। वहाँ एक राजा होगा प्रसेनजित, जो सबको परेशान करके रखेगा। ये कोसल और ये जो प्रसेनजित था ये कोसल का था। और अब कोसल और काशी बोले तो वाराणसी वाला रीजन, इन दोनों में लड़ाई होगी। तो ये जो प्रसेनजित है ये कंट्रोल कर लेगा, काशी को एनेक्स कर लेगा और शाक्य को भी हरा देगा, ठीक है। इसके बाद मतलब इनका डिक्लाइन हो जाता है। बेसिकली दिस इज़ अ इंटररेग्नम काइंड ऑफ थिंग। देन वी कम टू हर्यांक डायनेस्टी। यहाँ से हम लोग एक एक करके डायनेस्टी पढ़ेंगे। डायनेस्टीज़ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज कभी भी दे आर आस्किंग क्रोनोलॉजीज़, है ना। पहले हर्यंक था, पहले नाग था, पहले अशोक था, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हर्यंक डायनेस्टी सबसे पहले पढ़ते हैं। मगध का था, ये मगध के रीजन में था। और बिम्बिसार इसका राजा था, फाउंडर था बिम्बिसार। इनका टाइम पीरियड ये 540 to 590 CE है। कैपिटल था इनका राजगृह, आज का राजगीर, ठीक है। राजगीर आपका जो गिरिवरज भी बोलते हैं इसको। बेसिकली ये रीजन है जो 5 हिल्स, ये जो रीजन है ये 5 हिल्स से सराउंडेड है, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था मगध के लिए। तो इसका फाउंडर था बिम्बिसार। अब बिम्बिसार काफ़ी चालू इंसान था, इसने पूरे एम्पायर को खड़ा किया। कोई भी जो फाउंडर होता है ना किसी भी एम्पायर का या किसी भी डायनेस्टी का, वो मेन काम वही करता है। तो इसने काफ़ी कुछ किया। सबसे पहला और एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है इसका, कि ही मैरिड कोसल देवी, ठीक है। उस समय मैट्रिमोनियल अलायंसेस अपने जो एम्पायर, अपना जो रीजन था, किंगडम था, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो ही मैरिड कोसल देवी हु वॉज अ सिस्टर ऑफ प्रसेनजित। इसी परेशानी का ये सिस्टर थी, प्रसेनजित महान इंसान का, ठीक है। तो ये जो सिस्टर थी इसकी, इससे शादी किया। इससे शादी करके इसको कोसल मिल गया होगा। काशी, जो इसने काशी को एनेक्स किया था, वो काशी बहन को दहेज में दे दिया, ठीक है। फिर इसने शादी किया लिच्छवी प्रिंसेस से, ठीक है। उस लिच्छवी एक गनसंग, एक मतलब एक कॉन्फेडरेसी था उस टाइम पीरियड में। फिर ये जो ये सब करके क्या मिला इसको, इसने अंग को भी एनेक्स कर लिया था, अंग महाजनपद को। इसको एनेक्स करके इसको क्या मिला, ही गॉट द लास्ट पार्ट ऑफ उत्तरपथ। और जब आपको उत्तरपथ का लास्ट पार्ट भी मिल गया है तो आप क्या करेंगे, ट्रेड करके, और इसका किंगडम जो है वो प्रॉस्पेरस बन गया, ठीक है। दूसरी में आते हैं इसका बेटा अजातशत्रु के पास। अजातशत्रु इज़ ऑल्सो अ फेमस किंग। ये पूरा का पूरा कोसल एनेक्स कर लेगा। और जो वज्जी कॉन्फेडरेसी बनेगी, वज्जी कॉन्फेडरेसी बोले तो जो लीग बन रहा था अगेंस्ट प्रसेनजित, उसको ये हरा देगा। और मिलिट्री टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा था, इसने कैटapults का इस्तेमाल किया था। उस समय काफ़ी बेसिक मिलिट्री टेक्नोलॉजी था, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा था। वॉर इंजन भी था इसके पास। इसके बाद आते हैं उदयन। उदयन भी इसी का डिसेंडेंट था। इसने अपना कैपिटल को राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। क्यों भाई, ऐसा क्या था राजगीर में जो पाटलिपुत्र शिफ्ट कर गया? देखो, पाटलिपुत्र बोले तो आज का पटना में 3 रिवर से सराउंडेड था वो, ठीक है। वह अब जब रिवर से सराउंडेड होगा, आर्मी का मोबिलाइजेशन हो पाएगा, उत्तर पथ पे एक्सेस मिल जाएगा, टैक्स रेवेन्यू आप बढ़ा पाएंगे। टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पैसे होंगे तो ट्रेड पे, एग्रीकल्चर या आर्मरी पे फोकस कर पाएंगे। देन द फोर्थ इज़ द बेटर इवाकुएशन प्लान्स बेटर होगा। तो इसी सब रीजन्स के वजह से ही शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। एंड देन इवेंचुअली ही वॉज डिफीटेड एंड टेकन ओवर बाय नाग, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नाग के पास। तो नाग्स आर बेसिकली अगेन
अनदर डायनेस्टी जिसका जो फाउंडर था ही वॉज शिशुनाग, इनका कैपिटल था वैशाली, और इन्होंने अवंती को डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद इसका डिसेंडेंट था काल अशोक। काल अशोक को हम लोग याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होगा उसको इसने पेट्रनाइज किया था 483 BC में। बुद्धिस्ट काउंसिल जितना भी आपका 1 2 3 4 सब हम लोग बुद्धिज़्म में कवर करेंगे। अभी बस आप क्रोनोलॉजी पे ध्यान दीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे नंद। नंद, अब नंद क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि अशोक के टाइम पे, सॉरी चंद्रगुप्त के टाइम पे नंद डायनेस्टी ही रूल कर रही थी। चंद्रगुप्त ने इसी डायनेस्टी के राजा को हराया था, ठीक है। तो इसका पहला फाउंडर था आपका महापद्मनंद। अब महापद्मनंद बहुत पावरफुल हो गया था। अब जब किसी के पास पावर आता है तो वो अब सबसे पहले बड़े बड़े टाइटल्स अपने नाम करेगा। तो इसने क्या क्या टाइटल्स नाम किया? इकराट, उग्रसेन, अखिल भुवनपति, और इसने कॉन्कर किया कलिंग को और कोसल को। भाई इतना कुछ करेगा, जब कलिंग को ये कॉन्कर करेगा, कोसल को कॉन्कर करेगा, तभी इसीलिए तो इतना अच्छा अच्छा टाइटल लिया अपने नाम, ठीक है। इसके बाद आता है यंगर ब्रदर ऑफ महापद्मनंद, धनानंद। अब इसी धनानंद के टाइम पे एलेक्स भाई आएगा। एलेक्स बोले तो अलेक्जेंडर, ठीक है। बस इतना याद रखना चाहिए आपको कि बेसिकली चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए हिस्ट्री में। व्हेन अलेक्जेंडर विल कम टू इंडिया, हु इज़ द किंग रूलिंग इन द नॉर्थ? यू शुड नो दिस, राइट, दैट इफ़ अलेक्जेंडर इज़ कमिंग टू इंडिया, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? ही इज़ नन अदर देन धनानंद ऑफ नंद डायनेस्टी। सो इसको जो ग्रीक सोर्सेज हैं इसको एग्रमीज के नाम से बताते हैं या जैंड्रमीज, ठीक है। इसने मत्स्य महाजनपद को कॉन्कर किया एंड देन इवेंचुअली चंद्रगुप्त मौर्य टुक ओवर धनानंद बाय some kind of manipulation or some kind of you can say, मतलब किसी तरह से कुछ तिगड़म लगा के चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ कौटिल्यस डिप्लोमेसी और समथिंग ही टुक ओवर धनानंद, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पर्शियन इन्वेजन में चलेंगे। पर्शियन इन्वेजन में आपको ज़्यादा कुछ, एक्चुअली दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बट स्टिल थोड़ा सा हम लोग पढ़ सकते हैं कि डेरियस था। डेरियस ऐसे याद करो कि डेयर करके है ना, पर जब कोई इन्वेड करता है तो उसमें क्या होता है, बहुत डेयर होता है, बहुत ताकतवर होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि डेरियस था, है ना। फिर जर्जीज था। बेसिकली पर्शियन इन्वेजन मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि मौर्य का जो आर्किटेक्चर है या आर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हमारा पर्शियन से इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग अलेक्जेंडर भाई के पास। तो अलेक्जेंडर भाई जब इंडिया में आए तो कौन रूल कर रहा था? अब तो आप बता सकते हैं कि धनानंद भाई रूल कर रहा था। तो अलेक्जेंडर जब आया तो इधर आपका जो इंडस है, इंडस के उधर पहले अम्भी से मिला, ठीक है। अम्भी से पहले मिलेगा, अम्भी से मिलकर इसने एक कॉन्फिडरेसी बनाई। कॉन्फिडरेसी में मतलब क्या किया ना, कि कॉन्फिडरेसी मतलब अलाई उसको ले लिया। ही सबमिटेड, ये डर गया कि भाई अलेक्जेंडर है, बाहर से आया है, तो वो डर गया। ही डिड नॉट रिवोल्ट, ठीक है। ही सबमिटेड टू अलेक्जेंडर, और फिर अलेक्जेंडर इसके साथ मिलके पोरस के पास जाएगा, पोरस को हराएगा। लेकिन पोरस का पावर, डिप्लोमेसी, ये सब जो चीज़ें हैं इसको देख के ही वॉज इम्प्रेस्ड एंड देन पोरस वॉज ऑल्सो एन अलाई ऑफ अलेक्जेंडर। इसके बाद जो है वो तो इतिहास ही है, ये तो मतलब आगे आ नहीं पाया ना। तो इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं मौर्यन जल्दी से। अब मौर्यन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब मौर्यन बेसिकली रूल्ड इन द रीजन ऑफ मगध, पाटलिपुत्र, ये सब। तो ऐसे भी बिहार के पीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये। सो लेट्स मूव ऑन टू मौर्यन। तो अलेक्जेंडर के बाद हम लोग मौर्यन पढ़ते हैं। मौर्यन में बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य भाई, इन्होंने मैंने कहा कि धनानंद को हराया, अपरूट किया पूरे के पूरे नंद डायनेस्टी को, ठीक है। किसके साथ मिलकर? चाणक्य के साथ मिलकर, ठीक है। आपने देखा भी होगा, अगर आपने सीरियल देखा होगा तो आपने देखा होगा कि चाणक्य के साथ मिलकर कैसे चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं नंद डायनेस्टी को।
ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस, पूरा डिप्लोमेसी एक बुक में कवर है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है यूपीएससी में, दैट इज़ मुद्रा राक्षस बाय विशाख दत्त। 9th सेंचुरी में लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि उसी समय लिखा गया था, नहीं, 9th सेंचुरी में लिखा हुआ है ये विशाख दत्त के द्वारा, ठीक है। और इनके बारे में हमें पता चलता है सोहागोरा या और महास्थाना इंस्क्रिप्शन से। इतने ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ सोर्सेज लिखे हुए हैं मौर्य डायनेस्टी के, जैसे द्वीप वंश, महावंश, ये थेरावाद बुद्धिज़्म है ना, यहाँ श्रीलंका से है। फिर ये दिव्य अवदान, ये भी एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। फिर आचार्यंग सूत्र और सूत्र कृतांग, ये सब जैनिस्ट लिटरेचर है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद करना है वो है सुदर्शन लेख के बारे में, जो पुष्यगुप्त जो एक मंत्री था चंद्रगुप्त का, उसने सुदर्शन लेख बनवाया। ये सुदर्शन लेख के साथ ना 3 लोग जुड़े हुए हैं, आगे आपको पता चलेगा, मैं एक एक करके बताऊंगी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि भद्रबाहु हु वॉज अ जैना मॉन्क, ये जो है इसने चंद्रगुप्त को ले गया अपने साथ श्रावण बेलागोला, ठीक है, साउथ ले गया श्रावण बेलागोला। वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखन किया। सल्लेखन या संधारा जो होता है वो जैना ट्रेडिशन होता है, विच इज़ स्टारवेशन बाय सुइसाइड, ठीक है, और सॉरी सुइसाइड बाय स्टारवेशन। तो आप अपने आप को स्टार्व करते हो और देन यू कमिट सुसाइड। सो एक तरह का ट्रेडिशन है। और इसके बाद इसी श्रावण बेलागोला में आपने भी सुना होगा एक बहुत बड़ी सी जो बाहुबली की मूर्ति है। ऋषभ देव के छोटे बेटे थे बाहुबली, बहुत बड़ी, मतलब 18 मीटर्स में भी, बहुत लंबी सी मूर्ति है, बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है। ये वहाँ पर ये मूर्ति बनाई गई है बाय वेस्टर्न गंग डायनेस्टी 10th सेंचुरी में, ठीक है, 10th सेंचुरी CE में वेस्टर्न गंग डायनेस्टी ने ये मूर्ति बनाई थी, जहाँ पर आज भी पूजा होता है। इसके बाद बिंदुसार के पास आते हैं, तो मौर्य चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आया 298 to 272 BC। इसका ग्रीक्स के साथ लिंक था, और इसमें याद क्या रखना है कि फर्स्ट जैन काउंसिल बिंदुसार के टाइम पीरियड में ऑर्गेनाइज हुआ टू प्रिजर्व द जैना लिटरेचर, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे किसके पास, अशोक के पास। अशोक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके इंस्क्रिप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अशोकन साइट्स भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं मिक्स मैच करके। तो पहला इंस्क्रिप्शन जो हमें याद रखना है डैट इज़ मस्की। ये आपका कर्नाटक में है। मस्की क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या ऐसा इसमें दिया हुआ है, तो इसमें देवम पियादसी और प्रियदर्शी, ये दोनों टर्म्स मेंशन्ड है जो अशोक को कहकर बुलाया जाता था। देवम पियादसी बोले तो बिलविड ऑफ गॉड्स, है ना, देवों का प्रिय अशोक को बोला जाता था। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है इंस्क्रिप्शन में रुमेंदे इंस्क्रिप्शन विच इज़ इन लुम्बिनी। बेसिकली रुमेंदे लुम्बिनी जो नेपाल में है, बॉर्डरिंग उत्तर प्रदेश नेपाल, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो है ये बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध है। बुद्ध की जन्मभूमि में अशोक गए। अशोक वहाँ जाकर भाग जो ट्रिब्यूट होता था, है ना, बाली, उसको 1/6 किए, ठीक है, 1/8 किए, आई एम सॉरी, 1/8 रिड्यूस किए। पहले वो 1/6 था, उसको रिड्यूस किए, इसीलिए ये इंस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद महास्थाना इंस्क्रिप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये टॉक करते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स में क्या अशोक ने कदम उठाए थे उसके बारे में है ये। उसके बाद कंगन हल्ली इंस्क्रिप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। कंगन हल्ली इंस्क्रिप्शन में रान्यो अशोक मेंशन्ड है, ठीक है, रान्यो अशोक। इसके बाद कांधार इंस्क्रिप्शन, ये उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, लेकिन हाँ कांधार इंस्क्रिप्शन नॉर्थ वेस्ट में आप याद रख सकते हो। बहुत सारे अशोकन साइट्स है, आई विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये अशोक के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। हाँ, वन मोर थिंग, ही
patronized the third Buddhist council. Okay, then we come to, ये सब तो इट्स नॉट वेरी, हाँ वन मोर थिंग, इसने डोनेट किया था, कुछ केप्स डोनेट किए थे, बराबर केप्स विच इज़ इन गया बिहार, अजीविक सेक्ट्स को, ठीक है, तो ये याद रखने की चीज़ें हैं, बराबर केप्स इज रिलेटेड टू अशोक. Then we come to Dashrath Maurya. Dashrath Maurya, he was the grandson of Ashok. And then Bhabra inscription में इसके बारे में, इसने भी अपने दादाजी का देख देख कर नागार्जुनी केव्स अजीविक को दान कर दिया. देन वी कम टू समृति मौर्य. समृति के बाद आया शाली अशोक, इसके बाद लास्ट में बृहद्रथ. बृहद्रथ जो है, बृहद्रथ इज़ नॉट वेरी, मतलब बस लास्ट मौर्यन किंग था, आप याद रखो. पुष्यमित्र सुंग ने इसको डिफीट कर दिया, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है. इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य. काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड था. अगर बोला जाए ना कि एक ग्राफ बनाया जाए कि भाई बताओ कि एंशियंट में सबसे ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन कहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा अगर बोलते हैं पीक, दैट विल बी मौर्य. बहुत सेंट्रलाइज्ड था, बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो मौर्यन एम्पायर कहा जाता है इसको, ठीक है. तो सबसे पहले इट्स वेरी इजी, एम्पायर, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, जनपद, ग्राम, है ना. इस बार इन यूपीएससी दे हैड अ क्वेश्चन जिसमें उन्होंने एक ऑफिशियल आयुक्त कुछ ऐसे नाम दिया, एंड देन दे आस्क्ड दैट एट विच लेवल इज दिस ऑफिसर वर्किंग. So you can see that the extent, the depth in which they ask questions now these days. ठीक है. So you have an empire which is ruled by King Samrat or Chakravartin or Piyadasi or Devam Piya. Then you have under empire you have a province. Province बोले तो आज का state बोल सकते हो आप. State is which is again governed by Kumar or Aryaputra. Under province you have a district or Ahar or Vishay. I'm sorry. Then you have which is governed by Rajuk. रज्जुक भी दो तरह के होंगे, प्रादेशिका विच इज़ फॉर टैक्स कलेक्शन, युक्ता फॉर लैंड मेजरमेंट. देन यू हैव जनपद, जनपद में स्थानिक और गोप होंगे, और फिर ग्राम. ग्राम हर मतलब इनफैक्ट मुगल्स तक भी एक ग्राम ही होता है, ठीक है, विच इज़ रूल्ड बाय ग्रामिका, ठीक है. सो किंग, अच्छा यहाँ पर ये भी मैंने एक चार्ट बना के रखा है कि किंग के नीचे मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा. किंग अपने मन का हमेशा नहीं कर सकता है, यहाँ पर भी वो राय लेगा मंत्री परिषद की. उसके बाद आएगा मंत्री, उसके बाद आएगा तीर्थ, महामत्र हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स, इसके बाद अमात्य, उसके बाद अध्यक्ष जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अध्यक्ष होंगे. देन यू हैव द सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य. कौटिल्य भाई साहब बोले तो चाणक्य, ही विल गिव यू द सप्तांग थ्योरी, जिसमें कौटिल्य ने किंग को बोला है हेड, है ना. किंग इज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. देन मंत्री इज द आई ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. देन आर्मी इज द ब्रेन. आर्मी ब्रेन है. ये क्वेश्चन भले ही बहुत ईजी लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी दे कैन आस्क यू, यू नेवर नो दैट एट विच लेवल दे विल गो एंड दे विल आस्क क्वेश्चंस. फीट signifies the territory, ठीक है. फेस इज द ट्रेजरी, फेस इज द ट्रेजरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. एंड देन जो एलाइज या मित्र हैं, दे आर द सोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो दिस वाज द सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य. Then we come to the judicial system. Judicial system was again very strong of the Mauryans. So you had the Mahadandinaya, who was the chief justice. तो पहले किंग आएगा, किंग के बाद महादंडनायक आएगा, सेंट्रल चीफ जस्टिस. देन आएगा दंडनायक, हु इज़ द प्रोविंशियल चीफ जस्टिस. देन आएगा ग्रामिक, हु इज़ असिस्टेड बाय विलेज एल्डर्स. जो कुलप होते हैं ना, विलेज वृद्ध बोलते हैं इनको, विलेज एल्डर्स को. फिर दो कोर्ट्स की बात की गई है, सिविल और क्रिमिनल, ठीक है. सिविल हो गया आपका धर्मस्थीय है ना, और उसको कटक शोधन बोलते हैं. क्रिमिनल वाले को कटक शोधन, इसका असिस्टेंट है धर्म शोधन, इसका है कंटक शोधन,
ठीक है। एस्पायनेज, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइनेज सिस्टम था इनका। स्टेशनरी स्पाइस भी थे और फील्ड स्पाइस भी थे। स्टेशनरी स्पाइस को संस्था बोला गया है, फील्ड स्पाइस को बोला गया है संचारी। पतिवेदक और पुलिशनी जो टर्म्स हैं ये भी आपके स्पाइनेज से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। तो कभी भी ऑप्शंस में देखो तो स्पाइस ही मानना। इसके बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे पास मेगास्थेनिस का इंडिका है वो बात करता है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की। मेगास्थेनिस भाई ने बताया कि 6 कमिटीज़ थे और हर एक कमिटी में 5 मेंबर हुआ करते थे। कौन कौन से कमिटीज़ थे? सेंसस के लिए थे, फॉरेनर्स डिपार्टमेंट के लिए थे, एक्साइज के लिए, सेल्स के लिए, कस्टम, इंडस्ट्री, ठीक है। टाइप्स ऑफ लैंड अगर बोला जाए तो टाइप्स 2 तरह के लैंड होते थे, एक होगा प्राइवेट, एक होगा स्टेट, मतलब पब्लिक, मतलब स्टेट का। प्राइवेट वो को बोलते थे खेत, आज भी हम लोग खेत ही बोलते हैं। क्षेत्र भी, क्षेत्र इज अ मोर संस्कृताइड एंशिएंट टर्म, ठीक है। इन पर टैक्स जो लगता था उसको बोलते थे भाग, और अगर 1/6 टैक्स लिया जाए तो उसको बोलेंगे शिष्ट, ठीक है। शिष्ट 1/6 के लिए। व्रज वॉज द पास्चर लैंड, और वनिका पथ होता था जिसपे ट्रेडर्स चलते हैं, ठीक है। वनिका इज फॉर अगेन ट्रेडर्स ओनली। देन यू हैड द स्टेट ओन्ड लैंड्स। फॉर स्टेट ओन्ड लैंड द टर्म वॉज सीता लैंड, ठीक है। तो इसके लिए मतलब ये 3 टाइप्स ऑफ लेबरर्स के द्वारा स्टेट अपने लैंड को कल्टीवेट करेगा। फर्स्ट विल बी दास, सेकेंड विल बी कर्मकार, थर्ड विल बी विष्ठी। अब क्या है? दास मतलब होता था स्लेव, गुलाम। देन यू हैड द ये क्या बोलते हैं स्लेव, वो वाला स्लेव नहीं, मेडिवल टर्म में स्लेव कुछ और होता है। सिंपल आप दास स्लेव मानो, ठीक है, सिंपल। कर्मकार है हायर्ड लेबरर्स भी तो होते हैं ना, पैसे दे के आप उसको हायर करते हो। देन यू हैव वेष्ठी, ये फर्स्ट लेबर होंगे, ठीक है ना, बंधुआ मजदूर। रेवेन्यू ऑफिसर्स, इतना अच्छा मतलब इनका फसल होगा, अर्बनाइजेशन होगा तो रेवेन्यू कलेक्टर्स तो होंगे ही। तो रेवेन्यू कलेक्टर्स विल बी नोन बाय द नेम समहर्थ, हु इज़ द रेवेन्यू कलेक्टर। और जो ट्रेजरर था उसका नाम था सन्निधाता, ठीक है। समहर्थ को असिस्ट करेगा अक्ष पटेल अध्यक्ष, और सन्निधाता को असिस्ट करेगा कोषाध्यक्ष, ठीक है। नो डाउट इन दिस, आई थिंक। देन यू हैव द सोशल डिवीजन बाय मेगास्थेनिस। सोशल डिवीजन में कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब बेसिकली प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ याद कर लेना कि सोशल डिवीजन में 7 सोसाइटी ऑफ पीपल को डिवाइड किया इसने, 6 को इसने रखा इधर और एक आउटसाइड द सोसाइटी हर्ट्समैन को रखा था। नो नीड टू रिमेंबर मैनी थिंग्स। एडिक्ट्स के बारे में भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लो कि माइनर एडिक्ट्स होते थे जो अर्ली रेन ऑफ अशोक के टाइम पे थे, मेजर एडिक्ट्स थे जो मिडिल ईयर्स में थे, और मेजर एडिक्ट्स में ही लिखा हुआ है जो ये मोरल और ड्यूटीफुल लाइफ का ज्ञान देगा। कलिंग जीतने के बाद अशोक विल टर्न इनटू अ ज्ञानी, सो जो ज्ञान देगा दैट विल बी कवर्ड इन द मेजर एडिक्ट्स। इसके बाद जो पिलर एडिक्ट्स आएगा वो लेटर ईयर्स के लिए है, इट इज़ अ मैसेज टू द सक्सेसर्स, ठीक है। तो इसमें उतनी याद रखने की चीज़ है नहीं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रेस्ट ऑफ हिस्ट्री में आपको मदद करेगी, एक फैक्ट है बेसिकली, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का। तो लैंग्वेज जैसे प्राकृत है, संस्कृत है, ग्रीक है, अरमाइक है, और स्क्रिप्ट कौन कौन से हैं? ब्राह्मी, खारोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक। तो ग्रीक को ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरमाइक को अरमाइक स्क्रिप्ट में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृत को ब्राह्मी में भी लिख सकते हैं और खारोष्ठी में भी लिख सकते हैं। संस्कृत को ब्राह्मी में भी लिख सकते हैं, खारोष्ठी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ब्राह्मी धम्म लिपि स्क्रिप्ट भी बोला जाता है ब्राह्मी को, ठीक है। और ये जो खारोष्ठी है ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है इसको, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ब्राह्मी से रिलेटेड एक फैक्ट बताया था मैंने जब मैं वैदिक एज पढ़ा रही थी तब, तो वो आप याद करके बताओ, रिकॉल करो कि क्या था उस इंसान का नाम जिसने ब्राह्मी को डिस्कवर किया। देन यू हैव द फ्यू टर्म्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे रेवेन्यू टैक्सेस,
तो बेसिकली बहुत सारे हैं इसमें, कोशिश करना, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, दिस इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे भाग, भाग तो आपको याद हो गया ना, भाग लैंड रेवेन्यू को बोलते हैं। फिर उदक भाग, जो इरिगेशन टैक्स होता है ना, उसको बोलते हैं। पिंडी कर, पिंडी कर इजी है, आप शायद पंजाबी में बोलते हो ना पिंड, तो पिंडी कर इज़ द विलेज टैक्स, ठीक है। फिर सेवा भक्तम, सेवा भक्तम जो आर्मी मूवमेंट, सेना भक्तम सॉरी, सेना भक्तम, तो सेना से आपको याद रहेगा कि ये आर्मी मूवमेंट पे जो टैक्स लग रहा है ना। फिर प्रणय, प्रणय इमरजेंसी, प्रलय समझो तो प्रलय भी क्या होता है, इमरजेंसी, तो याद रखो टैक्स इन इमरजेंसी। बाली, बाली इज़ अ टैक्स ड्यूरिंग फेमाइन, है ना। शुल्क, अब ये मत समझ लेना कि प्रणय टैक्स इन इमरजेंसी है, बाली टैक्स ड्यूरिंग फेमाइन है, तो राजा इतना क्रूर होता था कि जहाँ जहाँ फेमाइन आ जाता था वहाँ से और बाली उठाता था, टैक्स लेता था। नहीं, ये है कि जैसे मान लो किसी एक रीजन में, मान लो कि यहाँ पे फेमाइन आ गया, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ के लोगों को बाली बोलता था देने, ताकि ये लोग को मदद कर सके, ठीक है। शुल्क है तुम्हारा टोल टैक्स, ठीक है। फिर हिरण्य है तुम्हारा कैश, टैक्स इन कैश। और ये जो लास्ट स्वेष्ठी बन गया, दैट इज़ योर मैनुअल लेबर, है ना, फोर्स्ड लेबर या मैनुअल लेबर। फेमाइन रीजन वर एग्जेम्प्टेड, वेमेन वर एग्जेम्प्टेड, मंक्स, चिल्ड्रन, आर्मर्स, इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है। So we have come to the end of this lecture. In the next video, we'll deal with the Shungs, Kanvas and Indo-Greeks.